दोस्तों, हर जुर्म करने वाला कैदी यही समझता है, हर अपराधी यही सोचता है कि पुलिस इस तक कभी नहीं पहुंच सकती हो। लेकिन इसी सोच में वो कहीं ना कहीं एक गलती कर देता है। आज की एक ऐसी ही सच्ची घटना हम आपको बताने वाले हैं कि जिसमें जेल में बैठे हुए एक अपराधी ने मर्डर की परफेक्ट प्लानिंग की थी, क्योंकि फुल प्रूफ प्लानिंग और इतनी परफेक्ट साजिश को प्लान करने के बाद जब उसने इस साजिश को अंजाम दिया, तो उसने भी ये नहीं सोचा था कि पुलिस इस मामले को कभी सॉल्व कर सकेंगे। और पुलिस भी इस मामले में उलझ जाती है। पुलिस भी अपने इस तरीके से इस मामले को हल करने का पूरा प्रयास करती है, लेकिन एक बार को पुलिस भी गच्चा खा जाती है। लेकिन वो दो शब्द जिनके माध्यम से पुलिस ने उस अपराधी तक पकड़ बनाई और उस अपराधी के जेल के सलाखों के पीछे पहुँचाया, वाकई ये कहानी दिल दहला देने वाली है। मर्डर, सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई ये दिलचस्प मर्डर की स्टोरी आपको खिलाफ रख हुई, तो इस वीडियो की अंत तक बने रहें। दोस्तों, दिल्ली का एक साउथ इलाका बहुत ही पॉश इलाका माना जाता है। ये इलाका चमक दमक और रंगीन के लिए मशहूर है। वो तारीख की 27 फरवरी 2019 जब पुलिस के कंट्रोल रूम पर 3:40 पर एक कॉल आती है और इसमें ये बताया जाता है कि दिल्ली की एक बेहद पॉश एरिया में एक ट्रेन स्टेशन के पास एक लड़की की लाश पड़ी हुई मिली है और इसे एक बोरी में पैक करके फेंका गया था। इस मामले की जब जानकारी पुलिस को कंट्रोल रूम में मिलती है तो पुलिस आनंद फान में उस जगह पर अपनी टीम भेजती है। जब वो वहाँ पर पुलिस पहुँचती है तो ये देखती है कि एक 24 साल की एक बेहद खूबसूरत लड़की की लाश जीन्स और कुर्ती में है और उसे एक बोरी में पैक करके फेंका गया था। अब चूँकि फरवरी का महीना चल रहा था और दिल्ली में बहुत कड़ाके की ठंडक पड़ती है, तो 1-2 दिन बीत जाने के बाद भी बॉडी डिकम्पोज नहीं हुई थी, सड़ी गली नहीं थी, परफेक्ट हालत में थी। इसके बाद पुलिस ने उस शव को कब्जे में लिया और उस पर पोस्टमार्टम करने के लिए उसको भेज दिया। शुरुआती तफ्तीश में ये देखकर ये पता चल रहा था कि इस लड़की के साथ गैंगरेप किया गया है और इसके साथ मारपीट की गई है। बाद में इसका निर्दयता से गला घोटा गया है, क्योंकि गले पर उंगलियों के निशान और गला में घोंपने के निशान पाए गए थे। फिर उसके बाद उस लड़की के शरीर की, उसके कपड़ों की जांच पड़ताल की जाती है, तो ये पता चलता है कि उस लड़की के पास उसके जीन्स में एक मोबाइल फ़ोन और एक लेटर बरामद हुआ। वो लेटर काफ़ी छुपा कर रखा गया था ताकि पुलिस से कोई ढूंढ न सके। लेकिन जब पुलिस ने उस लेटर को देखा और उस मोबाइल को जब देखा, तो पुलिस भी एक बात को हैरान रह गई। ये आखिर मर्डर की जगह पर और मर्डर करने वाले ने ये मोबाइल और ये लेटर इस लड़की की शव के पास इसके कपड़े में क्यों रखा हुआ है। लेकिन जब वो उस लड़की के शव से पुलिस ने एक मोबाइल और एक लेटर बरामद किया, तो पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि पुलिस ने ऐसे सोचा ही नहीं था कि कोई अपराधी, कोई कातिल इतना बड़ा बेवकूफ़ होगा कि वो मर्डर करने वाली जगह पर कोई सुराग छोड़ेगा। खैर, सबूत तो सबूत माना जाता है, इसलिए पुलिस ने उस लेटर को और उस मोबाइल फ़ोन को तुरंत अपने कब्जे में ले लिया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद जब पुलिस ने उस लेटर को खोला, तो पुलिस भी हैरान रह गई। इसमें ये लिखा था कि मैं 24 वर्षीय सिमरन आरुष से बहुत प्यार करती हूँ और मैं अम्बेडकर नगर की रहने वाली हूँ, और जो मेरा प्रेमी है वो आरुष है और वो दिल्ली के संत बुराड़ी नगर में ही रहने वाला है। पुलिस ने जब इस मामले को देखा तो पुलिस का सबसे पहला शक उस आरुष नाम की लड़की पर गया। सिमरन ने आगे उस लेटर में लिखा था कि मैं और आरुष एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन आरुष ने मुझे कभी ये नहीं बताया कि इसकी शादी हो चुकी है, और अब जब मैं उससे शादी करने के लिए दबाव डाल रही हूँ, उससे कह रही हूँ कि मुझसे शादी करवे, तो वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता है। और मुझे ये मालूम नहीं था कि पहले से ही शादीशुदा है, और अब उसके माता पिता और आरुष और उसके 2 दोस्त मुझे मिलकर धमका रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तुम मेरा प्रेशर छोड़ दो वरना तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। यही नहीं, इन लोगों ने मेरी 80 वीडियो भी बना ली है और उसके माता पिता, उसके दोस्त मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, लगातार मुझसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर तुमने इस बारे में किसी को सूचना दी तो तुम्हारी वीडियो को सर्कुलेट कर दिया जाएगा, वायरल कर दिया जाएगा। तो इसलिए अगर मुझे कुछ भी होता है, मेरी जान जाती है, तो इसके लिए आरुष और उसके 2 दोस्त ही जिम्मेदार होंगे। इसके साथ ही साथ सिमरन ने आरुष और उसके 2 दोस्तों के नाम और उनके मोबाइल नंबर इसी लेटर में लिखे हुए थे। जब पुलिस ने इन आरुष और उसके 2 दोस्तों के नाम, उनके मोबाइल नंबर प्राप्त कर लिए, तो पुलिस ने अपनी तरफ से जांच पड़ताल करनी शुरू की। दोस्तों, इस लेटर को भी जीन्स के अंदर बहुत बारीकी से छुपाया गया था ताकि ये पता ही न चल सके कि जीन्स में कोई लेटर भी हो सकता है। इसके बाद पुलिस करीब 4 सालों तक इन लोगों की फ़ोन को ट्रेस करती रही, जांच पड़ताल करती रही कि कहीं से कोई सुराग मिल जाए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था।
लेकिन जब पुलिस को कहीं से भी कुछ भी संदिग्ध नहीं महसूस होता है तो पुलिस का दिमाग दूसरी तरफ ठनका। पुलिस ने ये सोचा कि कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि इन तीनों लड़कों को फंसाने के लिए कातिल ने इनका नाम और इनका मोबाइल नंबर एक बॉडी के साथ रख दिया है। इसके बाद पुलिस उस लेटर को लेकर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स और सिमरन के पिता के पास जाती है। जब सिमरन के पिता ने उस लेटर को देखा तो वो बहुत तेज़ फपक कर रोने लगी और वो ये कहने लगे कि जी हाँ, ये मेरी बेटी की ही हैंडराइटिंग है। और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने भी इस बात की कंफर्मेशन कर दी कि वाकई ये जो लेटर लिखा गया है ये सही तरीके से लिखा गया है और बिना किसी दबाव पे लिखा गया है। इसके बाद पुलिस ने आरुष के घर जाकर जब पता लगाया तो ये पता चला कि आरुष के माता पिता घर पर ही हैं, लेकिन आरुष कहीं गया हुआ था। उसके बाद जब आरुष घर लौटता है तो पुलिस ने उससे ये पूछा कि क्या तुम किसी सिमरन नाम की लड़की को जानते हो? तो आरुष ने साफ साफ कहा कि सिमरन नाम की लड़की को तो मैं जानता ही नहीं। उसके बाद जब पुलिस ने ये कहा कि तुम दोनों का कोई लव अफेयर चल रहा है और तुम्हारी कोई लड़ाई अनबन कुछ ऐसी कोई बातें हुई हैं, तो आरुष ने ये कहा कि सर लव अफेयर की तो बात छोड़ ही दी जाए, मैं तो सिमरन को जानता तक नहीं कि सिमरन नाम की लड़की है कौन। इसके बाद जब पुलिस ने आरुष की कॉल डिटेल निकलवाई और जब अपने तरीके से जांच पड़ताल की तो ये पता चला कि वाकई आरुष सही बोल रहा है और आरुष सिमरन को नहीं जानता है। फिर इसके बाद पुलिस ने उन दो दोस्तों के घर पर भी जांच पड़ताल की और वहाँ से भी पुलिस नाकामी ही हाथ लगती है और पुलिस को ये पता चल जाता है कि इन तीनों लड़कों को फंसाने की साजिश की गई है। इसी बीच जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी साफ साफ सिद्ध हो जाता है कि सिमरन के साथ गैंग रेप किया गया है, जिसके साथ मारपीट की नहीं है और उसके प्राइवेट पार्ट पर काफ़ी प्राइवेट इंजरीज पाई गई, जिससे ये सिद्ध होता है कि इसके साथ बलात्कार जैसी घटना को बहुत जल्दी से अंजाम दिया गया है और उसके बाद उसकी गला घोंट कर हत्या कर दी गई है। दोस्तों इसके बाद जब पुलिस ने सिमरन की कॉल डिटेल निकलवाई तो CDR रिपोर्ट भी करने के बाद पुलिस हैरान रह गई। दरअसल CDR रिपोर्ट की आखिरी कॉल आरुष के ही नंबर पर की गई थी। जब इस बारे में आरुष से पूछताछ की तो आरुष ने साफ साफ कहा कि जी हाँ, एक कॉल आई तो ज़रूर थी लेकिन बात हो नहीं सकी थी और फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया था। अब चूँकि अननोन नंबर था तो इसलिए मैंने उस पर कॉल बैक भी नहीं किया। इसके बाद फिर से पुलिस को नाकामी ही हाथ लगती है। इसके बाद पुलिस ने चोरी छुपे जब CDR रिपोर्ट ही करवाई तो ये पता चला कि वाकई आरुष सच कह रहा है और ये दोनों की बातचीत कभी हुई ही नहीं। पहली बार बस वही कॉल आई थी जिसके बारे में आरुष ने बताया कि वो एक कोई अननोन कॉल थी जिसके बारे में ऐसी जानकारी नहीं। इसके बाद जब पुलिस ने अपनी तफ्तीश का एंगल घुमाया और सरिता विहार के पास जहाँ पर सिमरन की बॉडी बरामद हुई थी उसके आसपास की CCTV फुटेजेस खंगालने की कोशिश की तो पुलिस को एक होंडा सिटी कार मिलती है। इसके बाद जब रेलवे स्टेशन के पास ये संदिग्ध होंडा सिटी कार बराबर मंडरा रही थी तो पुलिस ने इस होंडा सिटी कार के नंबर के माध्यम से उस मालिक का पता लगाया तो ये पता चला कि वाकई एक दिन के लिए इस कार को रेंट पर लिया गया था। अब पुलिस के हाथ में एक पक्का सुराग, एक पक्का सबूत मिल चुका था। पुलिस अब अभी जांच इसी दिशा में आगे बढ़ाती है। फिर इसके बाद पुलिस ने जब 24 और 25 फरवरी को कॉल डिटेल निकलवाई तो उसमें एक ऐसा नंबर मिला जिसमें सिमरन की कभी बातचीत ही नहीं हुई थी और दोनों की फ़ोन लोकेशन सरिता विहार के पास ही मिली थी। हैरानी करने की बात तो ये थी कि जिस नंबर से उस सिमरन को कॉल किया गया था इस नंबर से फर्स्ट टाइम ही सिमरन के पास कॉल आई थी और उस नंबर की जब जांच की गई तो ये पता चला कि वो नंबर भी फर्जी पते पर ही खरीदा गया था। कातिल को इस बात का पूरा पता था कि पुलिस जब उसकी जांच करेगी तो उसे उसका सही पता नहीं बनना चाहिए, इसलिए वो फ़ोन उस सिम फर्जी पते पर खरीदा गया था। दोस्तों इसके बाद फिर से पुलिस जहाँ पर जांच कर रही थी वहीं पहुँच जाती है और पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगाया था। एक बार फिर से पुलिस ने लड़की के घर का पता करके उसके घर पर जब जांच पड़ताल की तो पुलिस ने उसके माता पिता से ये पूछा कि क्या आपकी बेटी का कहीं कोई लव अफेयर था या कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था। जब पुलिस ने इस तरीके से बातचीत की तो लड़की के माता पिता ने एक डायरी दी जिसमें एक मोबाइल नंबर मिलता है और उस मोबाइल नंबर के साथ नाम लिखा था प्रसाद और उस प्रसाद नाम की आधी जॉब लिखा था। जब पुलिस ने इस मोबाइल नंबर पर कॉल किया तो पुलिस को ये पता चलता है कि वाकई इस लड़की ने जॉब की हुई कॉल की थी। इसके बाद जब पुलिस ने इस नंबर पर कॉल किया और ये पूछा कि क्या आपके पास सिमरन नाम की कभी किसी लड़की का कॉल आया था और क्या उसने जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो उस व्यक्ति ने कहा कि जी हाँ, 20-25 दिन पहले मेरे पास एक सिमरन नाम की लड़की का कॉल आया था और मैं जॉब के लिए प्रयास कर रही थी। इसके बाद जब पुलिस ने 1-2 सवाल और पूछे
तो वो फ़ौरन वाले व्यक्ति की ज़बान लड़खड़ाने लगी। जब उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगती है और वो बिज़ी होने के बाद कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है, तो पुलिस का शक और गहरा जाता है। इसके बाद पुलिस ने उस नंबर की जब जांच की और कॉल डिटेल निकलवाई, तो पुलिस भी हैरान रह गई। वाकई उस नंबर की कॉल डिटेल, उस नंबर की जो लोकेशन थी, वो भी उसी जगह पर पाई गई जहाँ पर लड़की की लाश सरिता विहार नाम के रेलवे स्टेशन के पास मिली। इसके बाद पुलिस का भी शक उस नंबर पर गहरा जाता है, क्योंकि जब पुलिस ने पहले भी सरिता की कॉल डिटेल की जाँच की थी, तो 1-2 बार ये नंबर पुलिस को मिला था, लेकिन जब ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी तो पुलिस का शक उस पर नहीं था। इसके बाद पुलिस ने एक तुक्का मारा और उस नंबर की कॉल डिटेल के आधार पर उस व्यक्ति को अपने पास बुलवाया। जब उस व्यक्ति के पास पुलिस जाती है और उसको गिरफ्तार करती है, और इधर जब होंडा सिटी कार को जिसने रेंट पे लिया था, उन दोनों की भी जान पहचान हो जाती है और वो दोनों भी पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। तो इसके बाद जब पुलिस इन तीनों से सख्ती से पूछताछ करती है, तो पूरा मामला निकल कर सामने आता है। जो कहानी निकल कर सामने आती है वो हैरान कर देती है। दोस्तों, इस पूरी हत्या के पीछे ना ही सिमरन का हाथ था, ना ही आरुष का हाथ था, और ना ही उसकी 2 दोस्तों का हाथ था। दरअसल ये पूरी हत्या की साजिश जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, वो तिहाड़ जेल में लिखी थी एक व्यक्ति ने, जिसने कॉल अटेंड किया था, और उसका नाम था दिनेश प्रसाद। दरअसल ये दिनेश प्रसाद नाम का एक व्यक्ति तिहाड़ जेल में चोरी की सज़ा काट रहा था। जिस बैरक में ये दिनेश प्रसाद नाम का व्यक्ति बंद था, उसी बैरक में धनंजय और बुराड़ी का एक चोर, जिससे बंटी के नाम से जाना जाता है, ये दोनों भी उसी जेल में, उसी तिहाड़ की बैरक में कैद थे। जेल में ही इन तीनों की दोस्ती हो जाती है, और जब ये दोस्ती कुछ ज़्यादा गहरी हो जाती है, तो इसके बाद किस बात को लेकर बंटी की लड़ाई हो जाती है और दिनेश और धनंजय की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद बंटी की ज़मानत हो जाती है और बंटी जेल से बाहर आ जाता है। लेकिन दिनेश और धनंजय, इन दोनों को बंटी के बारे में ये पता चलता है कि इसके परिवार के पास बहुत ही आलीशान ज़मीन है और इसकी कीमत बहुत महंगी है। इसके बाद इन दोनों ने ये सोचा कि क्यों ना बंटी की इस ज़मीन को कब्जे भी कर लिया जाए, और बंटी को अगर किसी प्रकार से हत्या के जुर्म में फंसा दिया जाए, तो बंटी जेल चला जाएगा और इसकी करोड़ की जो ज़मीन है वो हमारे नाम पर हो जाएगी। इसके बाद घटना से 2 महीने पहले ही धनंजय और दिनेश को भी ज़मानत मिल जाती है, और इधर बंटी किसी और चोरी की जुर्म में जेल आ जाता है। जब बंटी जेल में था और धनंजय और दिनेश बाहर थे, तो इन दोनों ने जमानत के दौरान ही इस खतरनाक साजिश को अंजाम देने की सोची। दोस्तों, इसके बाद दिनेश और धनंजय ने मिलकर यूपी के मुजफ्फरनगर नाम के एक एड्रेस पर एक फर्जी सिम कार्ड जारी कराया, और इस सिम कार्ड को जारी कराकर उन्होंने अपने पास रखा। और इधर उन्होंने इसी सिम कार्ड से सिमरन नाम की लड़की को कॉल किया और ये कहा कि आपको जॉब की तलाश है और आप क्या जॉब के लिए परेशान हैं। जब सिमरन, जो कि जॉब के लिए परेशान थी और वो कुछ करना चाहती थी, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहती थी, वो इस जॉब के लिए तुरंत ही मान जाती है, और उससे ये बताया जाता है कि आपको इंटरव्यू के लिए दिल्ली आना पड़ेगा। दोस्तों, इसके बाद करीब 20 दिनों तक दिनेश और सिमरन के बीच कोई बातचीत नहीं होती है। दोस्तों, इसके बाद तारीख आती है 25 फरवरी साल 2019 की, जब दिनेश ने सिमरन के नंबर पर एक नए नंबर से कॉल किया, एक नए फ़ोन से कॉल किया, और ये कहा कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, तो इसलिए मैंने एक दूसरे नंबर से आपके पास कॉल किया है और आपको जॉब की इंटरव्यू के लिए दिल्ली आना पड़ेगा। इस दोस्तों, इसके बाद सिमरन, जो कि इन दोनों की साजिश से अनजान थे, सिमरन सरिता विहार नाम के इसी इलाके में पहुंचकर धनंजय और दिनेश के साथ इंटरव्यू दे रही होती है। तो इसी दौरान एक सौरभ भारद्वाज नाम का एक तीसरा आरोपी भी उसी जगह पर आ जाता है, और इसके बाद ये तीनों मिलकर सिमरन नाम की उस 24 वर्षीय लड़की से मारपीट करते हैं, उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसके साथ गैंग रेप जैसी वारदात को अंजाम देते हैं, और उसे धमकाकर ये कहते हैं कि अगर तुमने इस बारे में किसी से भी कोई जानकारी दी, तो तुम्हारी इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा और तुम्हारी परिवार की बहुत बदनामी होगी, और हम तुम्हें जान से मार देंगे। डरी सही सिमरन कुछ कह नहीं पाती है। उसके बाद उसी फ्लैट में, इसी ऑफिस में सिमरन को डरा धमकाकर एक इकरारनामा लिखवाया जाता है, और उसी इकरारनामे में ये लिखवाया जाता है कि मैं आरुष नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करती हूँ, और आरुष के माता पिता और आरुष ने मुझे धोखा दिया है। आरुष एक सादासीधा व्यक्ति है और आरुष के बच्चे भी हैं, और अब आरुष मुझे मारने की धमकी दे रहा है, मेरा गैंग रेप का चीज़ वायरल वीडियो बना दिया है। इस तरीके से जो एक इकरारनामा था, एक फंसाने की जो स्क्रिप्ट थी, वो लिखवाई गई।
और ये लिखा गया कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार आरुष और आरुष के 2 दोस्त होंगे और आरुष के माता-पिता होंगे। इस प्रकार से जब सिमरन ने ये लेटर लिख कर उन आरोपियों को पकड़ा दिया, तो उन सभी आरोपियों ने मिलकर सिमरन की गला घोंट कर बहुत ही बेदर्दी से हत्या कर दी। इसके बाद दोनों ने एक प्राइवेट नंबर से कॉल करके 2 चोरों के, जिनका नाम चंद्रपेश और रहीमुद्दीन बताया जाता है, इन दोनों के पास कॉल किया और ये दोनों छोटे-मोटे चोर थे और इन दोनों ने ही एक कार बुक की जो होंडा सिटी कार थी। इसी कार में सिमरन की बॉडी को रखा जाता है और ये दोनों चोर जाकर उस बॉडी को फेंक कर चले आते हैं। और उधर वो जो लेटर सिमरन के द्वारा लिखवाया गया था, सिमरन की भी जीन्स में चोरी पे रख दिया गया था ताकि पुलिस को ये लगे कि सिमरन ने उस लेटर को लिखा है और अपने पास छुपा कर रखा है। इधर धनंजय और गणेश ये सब मिलकर सोच रहे थे कि इधर पुलिस को ये बॉडी मिलेगी, गैंगरेप के निशान मिलेंगे और ये पता चलेगा कि आरुष ने ही ये सब कुछ किया है, तो पुलिस आरुष को गिरफ्तार करके जेल भेज देगी और बंटी जो कि सज़ा काट रहा है, इधर हम दोनों मिलकर इस बंटी चोर की जो सारी प्रॉपर्टी है, जिस ज़मीन है, उस पर कब्जा कर लेंगे और इस ज़मीन को अपने नाम पर करा देंगे। इधर लेकिन पुलिस ने इस सारी साजिश का पर्दाफाश करते हुए 4 मार्च 2019 को इस सारे साजिश का पर्दाफाश किया और आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। तो दोस्तों ये थी एक मर्डर स्ट्रिप की एक सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई कहानी। तो दोस्तों धनंजय और दिनेश प्रसाद ने मर्डर की जो स्क्रिप्ट लिखी थी, ये जो साजिश की स्क्रिप्ट बनाई थी, एक ही तो बहुत परफेक्ट थी, लेकिन उसमें जो लूप होल थे उसके बारे में नहीं सोचा और उन्हें ये नहीं मालूम था कि पुलिस जब अपने पर आती है तो बड़े से बड़े अपराधी को बेनकाब कर देती है। और जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करके इस मामले का खुलासा किया, पर्दाफाश किया, तो सभी आरोपियों को पुलिस ने गैंगरेप, मर्डर और साजिश रचने के आरोप में जेल भेज दिया और आज ये सभी आरोपी जेल में सज़ा काट रहे हैं। तो दोस्तों 4 मार्च 2019 को जो इस मामले का पूरा खुलासा होता है, तो ये खबर निकल कर सामने आती है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से पुलिस ने 4 मार्च 2019 को इस पूरी परफेक्ट प्लानिंग, साजिश और मर्डर और गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात की स्क्रिप्ट को बेनकाब कर दिया और सभी आरोपी इस समय तिहाड़ जेल में सज़ा काट रहे हैं। दोस्तों इस पूरी सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना या किसी को भी परेशान करना कतई नहीं। दरअसल हम आपके समाज में हो रहे इस तरीके से गहरी साजिशों पर, इस तरीके से अपराध के प्रति हो रही जो जुर्म हैं, उनके प्रति आपको जागरूक करना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय, आप इस वीडियो के संबंध में क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर बताएं। और अगर आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं तो बाय रिक्वेस्ट हमारे चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑन पर सेट करें ताकि आपको हमारी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते ही, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखिए और अपनी आँख और कान खुले रखिए। जय हिंद।